हाय फोक्स। तो आपकी बहुत ढेर सारे मेल्स और मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उसको देखते हुए हमारी एसीयूईटी टीम ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो सेशन होगा वो रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगा। और ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज ने प्रीवियसली पूछा है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बट इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, क्योंकि आप ये इस चैनल पे आप एक नया चेहरा देख रहे हो। तो मेरा नाम है प्रज्ञा पांडे। मैं बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने एलएलबी ऑनर्स किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और एलएलएम भी किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th December 10th in commemoration of option A, end of World War II, adoption of UDHR, B, inauguration of International Court of Justice, option D, the ICCPR coming into effect। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एडॉप्शन ऑफ यूडीएचआर। तो यूडीएचआर क्या है? यूडीएचआर जो है इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन राइट भी बोलते हैं। तो इसका एडॉप्शन हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, इसीलिए इस दिन को मेमोरेट करने के लिए हम हर साल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरटीआई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू ए electoral bond, B, live in relationship, C, marital rape, D, none of the above। तो हमारा आंसर क्या होएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैरिटल रेप। Recently, which state has enacted uniform civil code? ठीक, तो यूसीसी, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं, ये बेसिकली एक सेट ऑफ कोड है। ठीक है, ये एक सेट ऑफ कोड है जो कि irrespective of all religion, irrespective of you being Muslim, Hindu, Christian, Parsi, it would be applicable to all the religion in civil matter, that is marriage से related कोई भी matter हुआ, या succession से related कोई भी matter हुआ, divorce से हुआ, inheritance से हुआ। तो ये एक प्रपोजल है, ये एक सेट ऑफ प्रपोजल है जो हमारा हम ये काफी में हम लोग सुन रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। ये एक डिस्कशन का, एक बहुत बड़े डिबेट का टॉपिक और डिस्कशन का टॉपिक हो गया है कि क्या यूसीसी एप्लीकेबल हो जाएगा पूरे देश में। तो हम बस क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो यूसीसी हम जान गए एक तरीके का सेट ऑफ सिविल कोड है, जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ और रिलीजन वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज इनैक्टेड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रिंसिपल और फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। जिस ये देखो, ये जनरली हम क्लैट के क्वेश्चंस में देखते हैं, क्लैट के एग्जाम्स में देखते हैं। इसको हम बोलते हैं लीगल पैरा बेस्ड क्वेश्चंस। तो इन जो क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? इस तरीके के क्वेश्चन के पूछने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपकी जो लीगल रीजनिंग एबिलिटी होती है उसको जज करना। एग्जामिनर आपकी लीगल रीजनिंग एबिलिटी को जज करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि जो प्रिंसिपल गिवन है, क्या आप उस प्रिंसिपल को फैक्ट पे अप्लाई करके उस डिसीजन पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और ये एक फॉर्मेट है कि पहले प्रिंसिपल गिवन है, फिर फैक्ट्स गिवन है, फिर उसका ऑप्शन गिवन रहता है। तो इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। इसका तरीका क्या है? पहले ये देखो, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल को हम समझ लेंगे एक लॉ है ये। ठीक है, अब जब जो भी लॉ होगा उसके नीचे एक फैक्ट गिवन होगा। ठीक, अब इस फैक्ट को, ये जो भी गिवन फैक्ट है, इसको हम उस प्रिंसिपल पे अप्लाई करेंगे, फिर अपने आंसर को देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले एक फ्री जल्दी से हम लोग जो है
प्रिंसिपल से गो थ्रू हो जाते हैं, फिर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं फैक्ट पे। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ट्रेसपास टू चैटल गुड्स और पर्सनल प्रॉपर्टी इज एन इंटेंशनल इंटरफेरेंस विद द पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी पॉसिबली कॉजिंग इंजरी। इसके तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। पहले क्या है? लैक ऑफ कंसेंट इन द इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी। द इंटरफेरेंस विद द प्रॉपर्टी मस्ट रिजल्ट इन एक्चुअल हार्म। द इंटरफेरेंस मस्ट बी इंटेंशनल। तो तीन इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं, लैक ऑफ कंसेंट, एक्चुअल हार्म और इंटेंशन। अब हम फैक्ट को देखते हैं। राजेश लेफ्ट हिज लॉग बुक ऑन हिज डेस्क इन द ऑफिस। His colleague Naresh saw it lying there and thought he would take it and cross-check the record, and even though it belonged to Rajesh. ठीक? While taking the record, Naresh accidentally split the ink on the logbook and it was damaged to the great extent. It was the only copy Rajesh had. तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारा ऑप्शन है राजेश में sue नरेश for the trespass to chattel as he accidentally interfere with his property without consent and cause the harm. एक दूसरा ऑप्शन है राजेश may sue Naresh for the trespass to chattel, but Naresh will only be responsible for taking the logbook and not spilling the ink as it was an accident. तीसरा है Rajesh may not sue Naresh for the trespass to chattel as the logbook was the common office document. Rajesh may not sue Naresh for the trespass to chattel as he as no actual harm resulted in his action. तो हम देखते हैं ट्रेसपास ऑफ चैटल के तीन इंग्रेडिएंट्स बताएं। लैक ऑफ कंसेंट होना चाहिए, एक्चुअल हार्म होना चाहिए और जो भी इंटरफेरेंस हुआ है उससे एक्चुअल हार्म कॉज हुआ है और जो भी इंटरफेरेंस हुआ है वो इंटेंशनल हुआ है। लेकिन अगर जब हम फैक्ट्स को देखते हैं तो फैक्ट्स में देखो मेंशन है कि एक्सीडेंटली जो है उस लॉग बुक पे इंक जो है स्प्लिट हो गई थी। तो हम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा बी है। क्या है? राजेश में sue Naresh for the trespass to chattel, but Naresh will not be only responsible for taking the logbook and not spilling the ink as it was an accident. ठीक? Moving on to next question. Pendente light means देखो ये सब जो है ना ये सारे लीगल मैक्सिम्स हैं। ठीक? अब लीगल मैक्सिम्स भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत पूछता है और बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएगा। जो फ्रीक्वेंट लीगल मैक्सिम जो यूज होती हैं वो सारे ही पूछे जाती हैं। जैसे कि आप देख लो सुओ मोटू बहुत आते हैं एग्जाम में और प्राइमा फेसाई। ये सब कुछ ना बेसिक मैक्सिम्स हैं जो कि बहुत पूछा जाता है। सुओ मोटू क्या है? ऑन इट्स ओन मोशन। और प्राइमा फेसाई क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट। एमिकस क्यूरी हो गया। ये सब ना बहुत ही बेसिक मैक्सिम्स है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी भी जाती हैं। तो आप लोग एक बार देख लेना इसको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पेंडेंट लाइट मीन्स ए ऑप्शन में है व्हाइल द केस इज पेंडिंग, बी है पेंडिंग मैटर, सी है पेंडिंग पीरियड, डी है व्हेन द डिलीवरी इज पेंडिंग। जी नहीं लिखा है बट है व्हेन द डिलीवरी इज पेंडिंग। तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व्हाइल द केस इज पेंडिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ? क्वेश्चन सही से पढ़ना। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 545 members, 535 members, 530 members, 552 members. तो लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है? बताओ, बता सकता है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो 552 होता है। ठीक? जिसमें से जो 530 होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के। ठीक? 20 होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूटीज, यूनियन टेरिटरी। और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। लेकिन देखो मैं एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ
कि देखो इस जो आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा वो 550 होगा। इसलिए क्योंकि अब ये जो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है, ये अब एबॉलिश कर दिया गया है। बट हमारा 550 ऑप्शन कहीं पे गिवन नहीं है, तो जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 552। लेकिन जब अगर 550 मेंशन्ड है तो आप इसको टिक करोगे, ये सही आंसर है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्स एक वर्ड होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक होता है करंट स्ट्रेंथ। ठीक है। अगर इन केस क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो करंट स्ट्रेंथ लोकसभा की क्या है? 545। ठीक। हमेशा ध्यान देना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि करंट स्ट्रेंथ है। अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो 552 आंसर होगा, अगर करंट स्ट्रेंथ है तो 545 आंसर होगा। और देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में मैंने बोला कि फाइव, अगर आपको दिया है ऑप्शन में 550 तो आप 550 पे टिक करोगे, लेकिन अगर नहीं गिवन है 552 होगा। इसलिए क्योंकि पहले जो है एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था लोकसभा के कॉम्पोजिशन में, लेकिन अब वो एबॉलिश कर दिया गया है, तो 550 जो है एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है। लेकिन अब जब गिवन नहीं है तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केवियट एम्प्टर मीन्स, ये भी लीगल मैक्सिम का पार्ट है। लीगल मैक्सिम या बोले हम इसको लीगल फ्रेज भी बोलते हैं, और लीगल फ्रेज भी है ये। तो देख लेना एक बार, ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है? लेट द डूअर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। सी है लेट द सेलर बी अवेयर, लेट द एग्जीक्यूटर बी अवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? लेट द बायर बी अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Sarah put a pole across a alley. During the night, Jack's come galloping on the horse. The horse stumbled over the pole and Jack was thrown away. He suffered from the broken arm. What is the consequences of the case? तो इस फैक्ट को देखते हैं। Sarah put a hole across the alley. alley क्या होता है? एलए मतलब होता है एक नैरो पैसेज दो बिल्डिंग के बीच में। सपोज ये इधर एक बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, एक नैरो पैसेज को हम एलए बोलते हैं। और कुछ क्या है फैक्ट को देखो। सरा पुटा होल, एक होल बना दिया सरा ने। अब रात में क्या होता है, जैक इसके थ्रू पास होता है और पास होने के टाइम वो इस होल में गिर जाता है। ठीक है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस केस? सरा इज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर लाइबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सी क्या है? इट इज एन एक्सीडेंट। और डी क्या है? इट इज द केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सरा इज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या होता है? नेग्लिजेंस एक कैटेगरी होती है टोटोरियस एक्ट के लिए। ठीक है, एक टोटोरियस एक्ट होती है जिसमें पर्सन के ऊपर एक ड्यूटी ऑफ केयर होता है। ठीक। और अगर वो पर्सन उस ड्यूटी को ब्रीच करता है तो वो नेग्लिजेंस परफॉर्म करता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सरा इज लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज हु वाज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, वजहत हबीबुल्ला। ऑप्शन नंबर बी, एन तिवारी। सी, तायर महमूद। सी है ताहिर महमूद। डी है सत्येंद्र नाथ मिश्रा। तो सीआईसी क्या है? सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं जो किसी स्टैट्यूट के थ्रू आई है। और सीआईसी किसके थ्रू आई है? आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2025 के थ्रू ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है सारी ग्रीवियंसेस और जो भी कंप्लेंट होता है उसको हियर हियर करना। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है? ये हम आपको स्टैटिक पोर्शन इसका बताते हैं कि सीआईसी का मेन सीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो आरटीआई एक्ट के थ्रू आई है और उसका मेन फंक्शन ये होता है। और इसके फर्स्ट सीआईसी कमिश्नर कौन है? ए ऑप्शन में क्या है? वजहत हबीबुल्ला, एन तिवारी, तहीर महमूद, सत्येंद्र नाथ मिश्रा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है।
चलो, मूविंग ऑन टू असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन क्या होता है बच्चों? असर्शन जो होता है वो एक तरीके का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और इसको हम प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। प्रिपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन बोलते हैं। प्रिपोजिशन वो ग्रामर वाला मत समझ लेना, प्रोपोजिशन है ये, ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रोपोजिशन है जो एक फैक्ट बताता है कि all the minorities, whether based upon religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। और इस प्रोपोजिशन का कारण क्या दिया है, रीजन क्या दिया है कि इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश हुआ है बाय द माइनॉरिटीज आर नॉट एंटाइटल्ड टू द गवर्नमेंट एड और governmental aid, and government is not under the obligation of given aid। और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या है? बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा बी। Both A and B are individually true, but R is not the correct explanation। जो रीजन गिवन है वो एक प्रॉपर रीजन नहीं है जो अबव स्टेटमेंट असर्टेड हुआ है, ठीक है। और ये जो असर्शन है वो हमारा अगर पॉलिटी में देखोगे तो आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो आर्टिकल 30 है। तो फिर उसके बाद, which article of the Indian Constitution deal with establishment of high courts? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि डील करता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट? आर्टिकल 141, आर्टिकल 214, आर्टिकल 124, आर्टिकल 226। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्टिकल 214। लेकिन हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। तो आर्टिकल 141, 141 किस चीज से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है कि all the decision given by the Supreme Court is binding upon the high courts or subordinate court। आर्टिकल 140 जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइजेस भी बोलते हैं, ठीक। फिर आर्टिकल 214 तो आप जान गए स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 124 डील करता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आर्टिकल 226 क्या डील करता है? ये रिट्स हैं हाई कोर्ट की, ठीक है। और आर्टिकल अगर रिट अगर हम लोग डिस्कस करें तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हम लोग लीगल पैरा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये वैसा ही क्वेश्चन है। और इसका भी मेन मोटिव होता है एग्जामिनर इससे आपकी लीगल रीजनिंग एबिलिटी जज करता है कि क्या बच्चा उस प्रिंसिपल, उस फैक्ट, उस प्रिंसिपल या लॉ को समझ रहा है, और उस लॉ को समझते हुए उस बच्चे को इस लॉ को उस फैक्ट पे अप्लाई करना है और उस फैक्ट के बेसिस पे उस करेक्ट ऑप्शन या उस जजमेंट को हमें देना है। तो चलो देखते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल बोलता है कि एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। हर वो एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करता है शादी करने से, वो क्या होता है? वॉइड होता है। लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है? माइनर होता है, ठीक है। माइनर इस प्रिंसिपल से एग्जेम्प्टेड है। तो फैक्ट क्या है हमारा? सलमान खान डाइड फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन। उनकी दो co-widows Sultana and Razia enter into an agreement that if any of them will remarry would forfeit her right to her share in deceased husband property। बोला क्या कि जो सलमान खान है उनकी दो वाइफ्स थी, ठीक है। क्या नाम है? सुल्ताना और रजिया, ठीक। अब क्या होता है? सलमान खान की डेथ हो जाती है, वो डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और क्या होता है कि सुल्ताना और रजिया आपस में अग्रीमेंट फॉर्म करती हैं, और अग्रीमेंट में क्या बोलती हैं कि अगर कोई भी रीमैरी करता है तो जो शेयर इनको मिलने वाला था, सलमान कोई भी शेयर जो था
वो सलमान खान की प्रॉपर्टी में जो इनको मिलने वाला था, अब वो नहीं मिलेगा, उससे वो फोरफीट हो जाएंगी। तो चलो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हम प्रिंसिपल देखे, हमने फैक्ट देखा, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। उस इस फैक्ट पे, उस प्रिंसिपल को हमें रखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हमें डिसीजन देना पड़ेगा कि क्या होगा इसका एक्चुअल आंसर। तो ऑप्शन ए क्या बोलता है? एग्रीमेंट इज वॉइड। क्यों? इट वॉज अ रीस्ट्रेन ऑफ मैरिज। दूसरा ऑप्शन है एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड बिकॉज no restraint was imposed upon either of the two widows for remarriage. ऑप्शन सी क्या बोलता है? The restraint was partial, so agreement is valid. फिर सी क्या बोलता है? None of the above. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, द एग्रीमेंट इज वॉइड। क्यों? क्योंकि ये अग्रीमेंट, जो भी अग्रीमेंट बिटवीन सुल्ताना और रजिया के बीच में फॉर्म हुआ है, ये किसी भी पर्सन को रीस्ट्रेन कर रहा है मैरिज परफॉर्म करने से, तो ये अग्रीमेंट वॉइड होगा। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडिएट सुपीरियर इन ट्रॉट लॉ? तो ट्रॉट में एक ट्रॉट में एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट रिस्पोंडेंटिएट सुपीरियर। तो ये बोलता क्या है? ये क्या है? विकेरियस लाइबिलिटी का वो है, पार्ट है, विकेरियस लाइबिलिटी के अंडर आता है। विकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है? विकेरियस लाइबिलिटी बेसिकली हम लोग तीन रिलेशनशिप पढ़ते हैं। पहला रिलेशनशिप होता है मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप। दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। तीसरा होता है हमारा पार्टनर्स का रिलेशनशिप। ठीक है, पार्टनर और पार्टनर का रिलेशनशिप। तो ये डॉक्ट्रिन बोलता क्या है? ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि अगर इन केस कोई भी ऐसा एक्ट जो सर्वेंट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, या कोई भी ऐसा एक्ट जो एजेंट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, या कोई भी ऐसा एक्ट जो पार्टनर के द्वारा किया जा रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्ड को थोड़ा ध्यान देना। आप लॉ करने का सोच रहे हो, तो एक एक वर्ड का बहुत वैल्यू होता है लॉ में, और बहुत ही जो लॉयर्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, या जो जजेस होते हैं, वो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कोई भी वर्ड का। तो हर वर्ड का लॉ में बहुत ही वैल्यू होता है। तो मैंने क्या बोला? कोई भी सर्वेंट, कोई भी एजेंट, या कोई भी पार्टनर जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐसा कोई एक्ट परफॉर्म करता है और वो एक्ट अनलॉफुल एक्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो पूरी की पूरी लाइबिलिटी है, सर्वेंट के केस में मास्टर पे चली जाएगी, एजेंट के केस में प्रिंसिपल को चली जाएगी, और पार्टनर के केस में दूसरे पार्टनर को चली जाएगी। ये क्या होता है कि कोई भी एक्ट जो एम्प्लॉयज, ये सारे एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आ गए, सर्वेंट, एजेंट, पार्टनर, और ये सारे एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आ गए। तो जो भी एक्ट, कोई भी अनलॉफुल एक्ट जो एम्प्लॉयज परफॉर्म करेंगे, उसके लिए सारी की लाइबिलिटी किसके चली जाएगी? एम्प्लॉयर्स पे चली जाएगी। यही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडिएट सुपीरियर। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि व्हेन both the plaintiff and respondent are liable, respondent pay the damages. ऑप्शन बी क्या बोलता है? The liability of the superior person of becoming respondent. सी क्या बोलता है? In case of two tortfeasor, the superior person become the respondent. डी क्या बोलता है? Employer is liable for the tortious act of their employee. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? Employer is liable for the tutorious act of their employee. चलो, moving on to next question. Find out the odd one out. क्या है? जनरल असेंबली, ह्यूमन राइट काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सेक्रेटरी। तो देखो, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक, तो जो हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है यूएनओ। ठीक, यूएनओ पढ़ के चले जाना। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं।
और सबसे पहला क्या है? जनरल असेंबली। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा क्या है? इकोसॉक, जिसको हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी बोलते हैं। फोर्थ क्या है? आईसीजे। फिफ्थ क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। सिक्स्थ क्या है? सेक्रेटरीट। तो ये जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब तुम देख रहे हो कि जनरल असेंबली गिवन है, ह्यूमन राइट काउंसिल गिवन है, इकोसॉक गिवन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल गिवन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गिवन है, सेक्रेटरीट गिवन है। तो ये जो सारे जितने मेंशन है ना, वो यूएनओ के ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। और जो नहीं मेंशन है वो कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल। तो अब इसमें से क्या हुआ? ऑड कौन सा हुआ? ये सारे यूएन है और एक जो है नहीं है, वो कौन सा? ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूएनओ का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन राइट काउंसिल। देखो इससे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जो क्वेश्चन इससे बनता है वो आईसीजे से बनता है। इससे इससे पूछता है कि आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो हमें ये पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये हमें पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। ठीक, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है इसलिए मैंने बताया। फिर और एक और, हाँ, एक और क्वेश्चन इससे पूछता है कि करेंटली आईसीजे में कौन से इंडियन जज हैं? कौन से इंडियन जज हैं? तो कौन है इस टाइम करेंटली? दलबीर भंडारी। ठीक। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद ए फैमिली लॉ, बी लेबर लॉ, सी टॉर्ट लॉ, डी कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन्ड है। वो क्या बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, इलीगैलिटी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी वो अनलॉफुल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा या क्या हो जाएगा? फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ गया? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिम नीमो ज्यूडेक्स इन क्वासा? आप देख लो, मेरे को लगता है ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा जो लीगल मैक्सिम से आएगा। तो बच्चों एक बार आप लीगल मैक्सिम, या हम इसको लीगल फ्रेज भी बोलते हैं, जरूर से जरूर देख लेना। और एक पीवाईक्यू से, आप पीवाईक्यू के एनालिसिस के थ्रू आप क्या कर सकते हो? जॉट डाउन कर सकते हो सारे लीगल मैक्सिम जो फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। तो इससे आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगी लीगल मैक्सिम से। तो इसका चलो देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या गिवन है? द जज नीड अ कॉज टू कंडेम द अक्यूज। बी क्या है? नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। सी क्या है? द जुडिशरी इज अपॉइंटेड फॉर अ कॉज एंड दे शैल सर्व द कॉज टिल देयर लास्ट ब्रेथ। डी क्या है? नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। कोई भी पर्सन अपने ही मैटर में जजमेंट नहीं दे सकता, वो जज नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये उस केस को प्रेजुडिस कर देगा। और ये जो है, ये मैक्सिम जो है, ये जो है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है। अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो फ्रीक्वेंटली ये सब चीजें ना निकलती रहती है न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो ये जो है पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस भी है कि कोई भी पर्सन क्या नहीं होगा, अपने ही केस में जज नहीं बन पाएगा। तो चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कॉज लिस्ट? ऑप्शन नंबर ए, अ लिस्ट ऑफ causes of different cases in police station, a list of cases in sorry के, अच्छा ठीक है, a list of cases in the court where the cause is the same, a list of matter to be heard by the court on any day, a list of cases in a police station where the cause is same। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, a list of matter to be heard by the court on any day। ठीक,
Moving on to next question. What which constitutional article defines provision in respect of financial emergency? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी प्रोविजन गिवन है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन गिवन है। तो देखो तीन तरीके की इमरजेंसी होती है जो कहाँ कहाँ मेंशन है। एक मेंशन है आर्टिकल 352 में, एक मेंशन है आर्टिकल 356 में, एक मेंशन है आर्टिकल 360 में। ठीक, आर्टिकल 352 जो है रिलेट करता है नेशनल इमरजेंसी से। आर्टिकल 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी से रिलेट करता है, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और आर्टिकल 360 रिलेट करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। अभी तक इंडिया में कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हुई नहीं है, कभी लगी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 360। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन सीसीसी इज टू। देखो बच्चों, ये यूएन एफसीसीसी है। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, देख लेना। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये यूएनएफसीसीसी, तीन सी है, कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ए stabilize the greenhouse gases concentration in the atmosphere, b look into climate change issues, c reduce carbon footprints in the atmosphere, d help in carbon dating। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। The practice of triple talaq was held unconstitutional by the Supreme Court in the case of A. Option number A, Mohammed Ahmed Khan versus Shaira Bano. Option number B, Shaira Bano versus Union of India. Option number D, Daniel Latifi versus Union of India. Option number D है अहमदाबाद वुमेन एक्शन ग्रुप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वेंशन एम्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली मैनेज वेटलैंड। तो कौन सा कन्वेंशन है जो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम है, ऑप्शन नंबर बी रियो है, ऑप्शन नंबर सी बेसल है, ऑप्शन डी रामसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, ये कन्वेंशन ऑर्गेनाइज हुआ था डेटेड 2 फरवरी 1971 को। और एक फैक्ट और मैं बता देती हूँ, इस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये कन्वेंशन बेसिकली किस चीज से रिलेटेड था, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड। और ये कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में हुआ था। और इस दिन को कोमेमोरेट करने के लिए हम क्या हर साल सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टेटर मीन्स person who makes a bill, person who testifies in a court, person who tests toxic substances in a laboratory, person who approves building before the sale। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पर्सन हु मेक्स अ बिल। ठीक है, तो बिल क्या होता है, बिल एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बिल एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि बताता है, जो भी विल मेकर है जो भी विल मेकर है या
विल मेकर का दूसरा लीगल टर्म क्या होगा? टेस्टेटर। जो भी टेस्टेटर है या विल मेकर है, जो भी इस विल को बना रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है, ठीक है। विल क्या है? एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि जो विल मेकर है या जो टेस्टेटर है, अपनी इस प्रॉपर्टी को वो किसको देना चाहता है, नेक्स्ट वो इस चीज को किसको देना चाहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग देख लिए, अ पर्सन हु मेक्स द विल इज कॉल्ड एज टेस्टेटर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ठीक है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा। तो देखो, हाई कोर्ट जो हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था अंडर हाई इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, ठीक है। ये एक्ट बना था 1861 में, और कोर्ट्स के स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1862 में। सबसे पहले कौन सा स्टैब्लिश हुआ था? कैलकाटा का। फिर हुआ था बॉम्बे का। फिर किसका हुआ था? मद्रास का हुआ था। ठीक है, देखो, हुआ तो सब ये 1862 में ही, तीनों हाई कोर्ट जो स्टैब्लिश हुए थे वो 1862 में हुए थे। बस डिफरेंस क्या है? मंथ का डिफरेंस है। ये जुलाई में हुआ था और ये दोनों किस में हुआ था? ये अगस्त में हुआ था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड बाय ए, रोम स्टैट्यूट, बी, लंदन डिक्लेरेशन, सी, पेरिस कॉन्फ्रेंस, डी, वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय आईसीजे, ठीक है। मैं होती थी कंफ्यूज, इसीलिए मैं मेंशन कर दे रही हूँ, आईसीसी और आईसीजे दो अलग अलग चीज है। ये यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक। ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, ठीक, जिसका हेडक्वार्टर, जो कि मैंने बोला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, दी हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो किस स्टैट्यूट क्या या किस डिक्लेरेशन या किस कॉन्फ्रेंस या किस कन्वेंशन के द्वारा आया? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए होगा, जो कि क्या बोलता है? रोम स्टैट्यूट, ठीक। रोम स्टैट्यूट के द्वारा आया ये। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 300। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड will have the same legal effect as paper record as per ए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो अभी हम जानते हैं रिसेंटली हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज। कौन कौन से हुए? सबसे पहला हमारा बीएनएस आया है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। दूसरा है हमारा बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीसरा है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये किसको किसको रिप्लेस करता है? बीएनएस रिप्लेस करता है आईपीसी को, बीएसए रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट को, और बीएनएसएस रिप्लेस करता है सीआरपीसी को। तो हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट में 2 चीज मेंशन थी कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है और जो ओरल एविडेंस होता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है एज अ एविडेंस, ठीक है। तो अ, अब क्या हुआ? अब हमारे बीएसए में ये चीज मेंशन हो गया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस और डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस भी अब एक्सेप्टेबल होगा इन द कोर्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हाँ एक चीज मैं ये भी बता देती हूँ
कि ये जो एक्ट है ये 2023 में आया, इसका इनैक्टमेंट हुआ है 2023 में, लेकिन ये जो एनफोर्स हुआ है 1 जुलाई 2024 से एनफोर्स हुआ है। चलो, तो द भारतीय न्याय संहिता 2023 add new offenses. One of them is causing grievous hurt, B. terrorism, C. voyeurism और D. stalking. तो बीएनएस अभी मैंने डिस्कस किया, बीएनएस 2023 किसको रिप्लेस करके आया है? आईपीसी। आईपीसी क्या है? आईपीसी डिफाइन करता है या पनिशमेंट बताता है, ठीक है, डिफाइन करता है ऑफेंसेस को या पनिशमेंट बताता है। ये एक सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक। ये सब टर्म्स, बी वेरी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इसको जानते रहो। आईपीसी क्या करता है? डिफाइन करता है या पनिशमेंट बताता है, और दूसरा ये एक सब्सटैंटिव लॉ है, ठीक। और तो आईपीसी में जो ऊपर ऑप्शन है उसमें से 3 ऑफेंसेस मेंशन थे, कौन कौन से? कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट मेंशन था, फिर वॉयरिज्म मेंशन था, और स्टॉकिंग मेंशन था। लेकिन एक ऑफेंस जो कि है टेररिज्म मेंशन नहीं था। वो किस में मेंशनड है? वो बीएनएस में मेंशनड है, ठीक। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्यूएंडो प्ले अ क्रूशियल रोल इन द ट्रॉट ऑफ ए malicious prosecution, B assault, C defamation और D trespass. तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? क्या है? सी डेफमेशन। तो डेफमेशन जो होता है, डेफमेशन ये हम ट्रॉट के अंडर भी पढ़ते हैं, ठीक है, इवन हम इसे क्रिमिनल लॉ के अंडर भी पढ़ते हैं। तो चलो इसको हम ट्रॉट के अंडर पढ़ते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि इन्यूएंडो ट्रॉट के अंडर ही आता है, ठीक। तो क्या बोला कि डेफमेशन अगर हम बोल के करते हैं, स्पीकिंग के थ्रू करेंगे, तो वो क्या होगा? स्लैंडर, अ टाइप ऑफ डेफमेशन, ठीक है। हम टर्म्स डेफिनेशन डेफमेशन के टर्म्स मेंशन कर दे रहे हैं। अगर वो स्पीकिंग के थ्रू हो रहा है, बोल के हो रहा है, तो वो स्लेंडर हुआ। अगर वो राइटिंग के थ्रू हो रहा है तो वो लाइबल हुआ, ठीक है। अगर वो इनडायरेक्ट हो रहा है, ये देखो ये दोनों जो हो रहा है वो बहुत ही डायरेक्ट वे में हो रहा है, ठीक है। आप बोल रहे हो, आप लिख रहे हो, तो ये बहुत डायरेक्ट हुआ। कभी कभी डेफमेशन लोग इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बेइज्जत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसकी तुम सेकेंडरी मीनिंग देखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंटेंशनली डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीगल टर्म में इनडायरेक्ट वे ऑफ डेफिनेशन को, डेफमेशन को हम क्या बोलते हैं? इन्यूएंडो, समझे? जो इनडायरेक्ट वे ऑफ डेफर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्यूएंडो, और ये ट्रॉट लॉ के अंडर पढ़ा जाता है, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है? टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है देखो। 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर होती है। इसको आप लोग एक बार देख लेना, यूएन को देख लेना, काफी क्वेश्चंस यू कैन टैकल आफ्टर रीडिंग यूएन अच्छे से। तो कभी कभी देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं और भी बताती हूँ, एडिशनल क्वेश्चन में बता देती हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, अगर आप पीवाईक्यू से एनालिसिस करोगे पीवाईक्यू की, तो कभी कभी पूछा है कि 5 जो मेंबर स्टेट्स या जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है। तो जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने एक एक्रोनिम रेडी किया था इसको याद करने के लिए, इसको रटने के लिए। तो वो क्या था? पेसर। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उसको हम ऐसे रट सकते हैं, पेसर। एफ से, एफ क्या होता है? फ्रांस। ए क्या होता है? यूएसए। सी क्या होता है? चाइना।
ई क्या होता है? इंग्लैंड या यूके? बोलो। आर क्या होता है? ये आर लिखा है, ये आर क्या होता है? रशिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये एडिशनल क्वेश्चन था। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बताओ कौन कौन से थे। और भी लैंग्वेज के बेस पे भी क्वेश्चन आता है, पूछता है कि क्या क्या लैंग्वेजेस थी, यूएन की कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो इसको भी एक बार आप लोग देख लेना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? तो हमें नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं यहाँ पे? 10। कितने हुए? बी ऑप्शन में मेंशन्ड है 10। चल, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीएनएसएस, जो कि किसका रिप्लेसमेंट है? सीआरपीसी का। ठीक। मैंडेट forensic investigation for offenses punishable with at least option number A 5, option number B 7, option number C 3, option number D 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 7। Moving on to next question. Pre-jury is the law which means intentionally making false statement in a court of law. Decision made by the jury giving prejudice verdict. D. When the judge decide as per the jury. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, intentionally making false statement in the court of law। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? India is not a party to which of the following international treaty? इंडिया किस कौन से इंटरनेशनल ट्रीटी का पार्टी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज द लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन ऑफ ऑप्शन नंबर ए यूएस, ऑप्शन नंबर बी द यूके, ऑप्शन नंबर सी द ईयू, ऑप्शन नंबर डी इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ईयू। वेयर इज द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट लोकेटेड? ऑप्शन नंबर ए क्या है? द हेग, ऑप्शन नंबर बी जिनीविया, ऑप्शन नंबर सी स्टैगबॉर्ग, ऑप्शन नंबर डी लंदन। हेग का मैंने बताया था, हेग जो है किसका हेडक्वार्टर है? आईसीजे का है, जो कि क्या है? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूएन का। ठीक है, और इस टाइम कौन है इंडिया से वो जज आईसीजे में? दलबीर भंडारी। ठीक है, तो जिनीवा में भी बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, इसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो क्या है? वेयर इज द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट लोकेटेड? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो कि है स्टैगबॉर्ग। हु इज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? तो बोला क्या है कि किसके पास अथॉरिटी होती है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के प्रोसेस को इनिशिएट करने की? ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप आर्टिकल 61 को देखो तो इसमें जो है ये चीज मेंशन्ड हुई है। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का है, किसके पास अथॉरिटी है, वो चीज मेंशन्ड हुई है। और एक क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनता है इससे रिलेटेड कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके ग्राउंड क्या क्या है? तो इसका एक ग्राउंड है क्या? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? इम्पीचमेंट के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। और देखो, एक एडिशनल क्वेश्चन बनता है इम्पीचमेंट से रिलेटेड, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, उनके ग्राउंड पे बहुत बनता है क्वेश्चन। तो क्या क्या ग्राउंड है? पहला ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर,
या इनकेपेसिटी। तो देखो देख लिया ना कि प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट जज के दोनों का जो ग्राउंड है इम्पीचमेंट का अलग है। प्रेसिडेंट का क्या है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट जज का क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन रिलेटिंग टू इलेक्टोरल बॉन्ड, द केस, सॉरी, द रीजन the case relating to electoral bond is A. Common Cause versus Union of India, B. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर सी कॉमन कॉज वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। आप ना क्या करना, आप 2025 के जितने भी अभी तक के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट होंगे, एक बार आप सरसरी निगाह से उस चीज को देख लेना। और जो मैं एक ऑथेंटिक वेबसाइट बता देती हूँ कहाँ से आप लोग यू यू कैन सी। तो कौन सी है, एससीओ, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर। इसमें आप थोड़ा इस वेबसाइट पे जाओगे, इस सर्च गूगल पे सर्च करना एससीओ करके या सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर करके सर्च करना, फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ना लैंडमार्क जजमेंट करके आता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो जॉट डाउन कर लेना सारे जितने भी 2024 से लेके 25 तक के जितने भी हैं, एक साल के देख लेना। Moving on to next question. Who can be the chairperson of National Human Rights Commission of India? One, one who has been A. Judge of Supreme Court, B. Judge of High Court, C. Chief Justice of High Court, D. None of the above. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A. Judge of Supreme Court. तो चलो आपका सेशन एंड होता है। मुझे तो बड़ा मजा आया पढ़ाने में, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी बहुत मजा आएगा। और प्लीज जरूर जरूर कमेंट करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और इस ACUED चैनल को जरूर से जरूर गाइस लाइक करना, ठीक, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर से जरूर करना, बिकॉज आपके ये सब करने से ना हम बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं। आप हम फील करते हैं तो डेफिनेटली आपको भी हम बहुत ही मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।